दुर्भाग्य है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा ये चयन केवल पार्टियां करती हैं, हम लोग तो केवल एक मोहर लगाते हैं। युवाओं की सबसे बड़ी शक्ति आज हम लोग के साथ है, तो ये कहीं ना कहीं काम की बदौलत ही है। तो मेरी पहचान ही छात्र राजनीति से है कि अब पटना पीएमसीएच में मैं बेड कैसे दिलवा पाऊँ, पटना एम्स में मैं डेट कैसे दिलवा पाऊँ ऑपरेशन के लिए। इस बंद पड़े फैक्ट्री को चालू कराने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे। रोजगार की मैं बात करूं, आपके बक्सर में इंडस्ट्रियल एरिया है, कितने कारखाने वहां पे बंद पड़े हैं। आप बताइए ईमानदारी से, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप जिस पार्टी के हैं, जिस पार्टी की भक्ति में हैं, उसके जनप्रतिनिधि एक भी बार इस विषय को उठाए होंगे? ईमानदारी से बताइए कि अभी तक अगर सदर हॉस्पिटल में जो कुछ भी व्यवस्था है, मैं कुछ भी नहीं, कोई एक जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ईमानदारी से पूरे बक्सर की जनता को पता है कि सदर हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है उसमें अगर सहयोग है सबसे ज़्यादा मेरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सर्वेश कुमार पांडे। आज हमारे साथ बातचीत के रूप में एक विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि बक्सर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है, आकाश कुमार सिंह उर्फ रामजी सिंह। रामजी सिंह को पूरा ज़िला समाज सेवी के रूप में जानता है। इनके द्वारा युवा शक्ति सेवा संस्थान के नाम से एक संस्था चलाया जाता है जिसके अंतर्गत गरीबों को मदद की जाती है। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति है, किन रणनीति के तहत वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले रामजी भैया, हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बताते चलें कि फिलहाल इस चुनाव में रामजी भाई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले रामजी भाई, मतलब आप समाज सेवा में थे, आपको मतलब राजनीति में आने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी पहचान छात्र राजनीति से ही है। विगत 12 वर्षों तक मैंने छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है और छात्र राजनीति के दौरान कई बार लाठियों का शिकार हुआ हूँ। शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन मैंने किए हैं, तो मेरी पहचान ही छात्र राजनीति से है। और पढ़ाई जब तक थी तब तक छात्र राजनीति से हम लोग जुड़े थे। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में आए और समाज हित में लगातार हम लोग का काम आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। हम लोग चुनाव में आने का मकसद सिर्फ है कि अपनी शक्ति को हम लोग बढ़ाएंगे। शक्ति कैसी? पर्सनली नहीं कि पर्सनली हमारे पास अभी 20 लाख है तो उसको 10 करोड़ कर ले, ये नहीं। शक्ति ये है कि अभी 1 महीने में हम लोग अगर 10 लोगों की ज़िंदगी बचा पाते हैं तो 1 महीने में हम लोग 100 लोगों की ज़िंदगी बचा पाएँ। अगर हम लोग 10 लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं तो हम लोग 50 लोगों के साथ न्याय करें अपनी शक्ति। क्योंकि कई बार हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग हम लोग से जुड़े हैं तो बहुत सारा उम्मीद हम लोग से पाल लेते हैं, हम लोग को बहुत बड़ा आदमी वो लोग समझ लेते हैं। पटना से लगातार या दिल्ली से भी हमको फ़ोन आने लगते हैं, जो बक्सर के लोग हैं, पटना पीएमसीएच में उनको बेड नहीं मिलता है, तो भैया कुछ कीजिए। हमारी मजबूरी वो नहीं समझ पाते हैं। वो तो सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उनको लगता होगा कि हम लोग बहुत बड़े आदमी हैं वहाँ पे। अब आप बताइए कि अब पटना पीएमसीएच में मैं बेड कैसे दिलवा पाऊँ, पटना एम्स में मैं डेट कैसे दिलवा पाऊँ ऑपरेशन के लिए, महावीर कैंसर में मैं कैसे मदद कर पाऊँ। लगातार वैसे मरीज बहुत लोग नाखुश भी हो जाते हैं हमसे, क्योंकि हमारी भी एक सीमा, मैं कोई सांसद विधायक कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। यहाँ पे लोकल इतना हम लोग काम किए हैं कि लोग हम लोग से प्रभावित रहते हैं। जितने डॉक्टर हैं या प्राइवेट हो सरकारी हो, हम लोग इससे प्रभावित रहते हैं या हम लोग आग्रह करके यहाँ पे काम करा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी बात कौन सुनेगा। और वो मरीज जो बक्सर से वहाँ पे जाते हैं उनका कोई सुनने वाला नहीं होता, चाहे स्थानीय विधायक हो, मंत्री हो, कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो वैसे ही लोगों ने आग्रह किया। पहली बार बक्सर में कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। मैं बता दूं कि बक्सर के तमाम युवा चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो हमारी हैसियत क्या है आज के इस आर्थिक युग में। कहीं ना कहीं पूरा पहली बार ऐसी स्थिति हुई है कि जितने युवा हैं सारे जाति बंधन को तोड़ के और इस अभियान में लगे हैं, और आगे ईश्वर की मर्जी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बक्सर, मुझे लग रहा है कि बक्सर एक इतिहास रचने की ओर अग्रसर हो चुका है। अच्छा, मतलब आपने बताया कि समाज सेवा के दायरे को बढ़ाने के लिए आप राजनीति में आ रहे हैं,
तो इस चुनाव में आपके मुख्य मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दे क्या कहा जाए, अब इतना हम लोग तो जब युवाओं के बीच में जाते हैं इतना युवा नकारात्मक हो चुके हैं कि जब नेता आते हैं तो तमाम मुद्दों पे बात होती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब हम मतदान करने जाते हैं, आपके बक्सर पत्रिका के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम मतदान करने चाहते हैं तो सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, केवल जाति और पार्टी मुद्दा रह जाता है। हम लोग आग्रह यह कर रहे हैं कि इस बार जाति पार्टी से ऊपर उठिए, मुद्दे बहुत है। देखिए रोजगार की मैं बात करूं, आपके बक्सर में इंडस्ट्रियल एरिया है, कितने कारखाने वहाँ पे बंद पड़े हैं। आप बताइए ईमानदारी से, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप जिस पार्टी के हैं, जिस पार्टी की भक्ति में हैं, उसके जनप्रतिनिधि एक भी बार इस विषय को उठाए होंगे? आज हमारे आपके गांव के लड़के जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए। अभी लॉकडाउन में इतने लोग मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ, और सभी के आंखों में आंसू आ गए थे। उसके बावजूद भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि जो बंद पड़े कारखाने हैं इसको चालू कर। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में जाके देखिएगा, अगर ईश्वर के आशीर्वाद से, बक्सर की जनता के आशीर्वाद से, युवाओं की मेहनत से, महिलाओं के सम्मान से अगर मौका मिला तो मैं आपको वादा करता हूँ कि किसी भी हद तक हम लोग को जाना पड़े, इस बंद पड़े फैक्ट्री को चालू कराने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे। मुद्दे और हैं, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दा है, सरकारी हॉस्पिटल। आज जितने पंचायत हैं, हम लोग सब पंचायत में घूम रहे हैं, किसी भी पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, प्राथमिक व्यवस्था नहीं है। कई जगह तो अपनी बिल्डिंग है, लेकिन एकदम कुछ है नहीं। तो वैसे जगह पे चर्चा किया जा सकता है और वहाँ पे कम से कम प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ पे सुविधाएं दी जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जनप्रतिनिधि जब जाते हैं, हम लोग गांव में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि क्या शिक्षा पे, गांव के स्वास्थ्य पे कोई भी बात हुआ है आपके नेता के द्वारा? तो लोग बोल नहीं पाते हैं। शिक्षा पे कि फलाने स्कूल में टीचर की कमी है, कभी वो लोग आए हैं, बात किए हैं? तो दुर्भाग्य है, क्या कहिएगा। उन लोगों को लगता है कि रोड बन जाएगा तो वहीं विकास है। आज आपको विकास से बहुत दूर रखा गया है कि जहाँ पे रोड बन गया समझिए वो विकसित हो गए। आज हमें इतना शोषित कर लिया गया है कि मतलब बस जीने को ही हम विकास समझ बैठे हैं। अच्छा, हमारा जो क्षेत्र है मतलब धार्मिक रूप से भी और ऐतिहासिक रूप से भी बक्सर का एक अपना स्थान है, तो ऐसे में यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएँ रहती हैं। तो आप इसके विकास में कुछ कार्य, आपकी योजना है क्या? जी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बक्सर ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों, ऐतिहासिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी बक्सर की एक अलग पहचान है। रामायण में बक्सर का जिक्र है। आप इतिहास में बक्सर युद्ध, चौसा युद्ध को पढ़ाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जब हमारे रिलेटिव बाहर से आते हैं और कहते हैं कि बक्सर युद्ध मैंने किताब में पढ़ा है, चलिए दिखाइए, आप कहाँ ले जाके दिखाइएगा? हम लोग बहाना बना लेते हैं। बहाना क्या कहा जाए? आपके कोई जनप्रतिनिधि लाइट एंड साउंड, पहले के लोगों से पूछिएगा, लाइट एंड साउंड रामरेखा घाट पे, लाइट एंड साउंड नाम ही है, लाइट एंड साउंड, मैंने केवल लाइट और साउंड से वहाँ पे चलचित्र का प्रदर्शन होता था। आज 30 सालों से बंद पड़ा है। अगर वो चालू हो जाएगा समझिए कि पर्यटक बाहर से आने लगेंगे। ऐसे बहुत धार्मिक दृष्टि से महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि, राम की शिक्षा भूमि, लेकिन महर्षि विश्वामित्र की एक प्रतिमा तक है। सारे नेता आते हैं और बाहर से आएंगे नेता, यहाँ पे भाषण देंगे कि महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि, राम की शिक्षा भूमि, लेकिन उनके नाम पे है क्या? यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, स्टेशन पे उतरिए, अहिल्या जी का आपको नेम प्लेट मिलेगा स्टेशन पे ही कि अहिल्या मंदिर इतने किलोमीटर, और आप बक्सर जिला मुख्यालय से सबसे सटा गांव है अहिरौली, जहाँ अहिल्या जी का उद्धार हुआ था। वहाँ पे जाने का आपको रास्ता, मेन रोड से जाइएगा, रास्ते में टेम्पो पलट जाएगी, अंदर से जाइएगा तो पानी में इतना हिल के जाना है। अब इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी कि जिला मुख्यालय का सबसे नज़दीकी गांव जो धार्मिक दृष्टि से एक अलग महत्व रखता हो, वहाँ की स्थिति ये है, तो फिर अब धार्मिक और ऐतिहासिक बात करना ही बेवकूफ़ी है। यहाँ पे जितने जनप्रतिनिधि आए हैं केवल छले हैं, महर्षि विश्वामित्र जी का नाम लेकर उनको बेचे हैं, राम का नाम लेके राम को ठगने का काम किए हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से केवल नाम लिए हैं, लेकिन ठगे हैं बक्सर को। और इस बार पढ़ा लिखा युवा आगे आ गया है और इनकी ठगी अब बक्सर में चलेगी नहीं, ये तय हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आज बक्सर की सबसे बड़ी युवाओं की शक्ति एक मंच पे आ गई है
और इतिहास गवाह है कि पूरे भारत में जब कोई बदलाव हुआ है तो उसकी अगुवाई युवा ही किए हैं, उसका नेतृत्व युवा ही किए हैं। और बक्सर में यह बदलाव का जो मैसेज पूरे बिहार में जाएगा उसकी अगुवाई बक्सर की युवा करेंगे, करने के लिए तत्पर तैयार हो चुके हैं। और उसमें कहीं दो राय, सारे बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी, इसीलिए मैंने कल नामांकन के दौरान वहाँ के मीडिया कर्मियों को संबोधित करते वक्त मैंने कहा था कि जितने बड़े बड़े नेता हैं जो अपना समीकरण बैठा रहे हैं कि यहाँ से इतने सीट, यहाँ से इतनी सीट, तो उनसे मेरा आग्रह है कि बक्सर को अपने समीकरण से बक्सर का नाम काट देंगे, क्योंकि बक्सर एक नया इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ चुका है। अच्छा, पुराणों में पढ़ा जाता है कि भगवान श्री राम की शिक्षा असली रही है। हमारे ज़िला में एक महर्षि विश्वामित्र के नाम पे एक महाविद्यालय भी है, लेकिन शिक्षा की स्थिति तो काफ़ी एकदम ना के बराबर है। तो इस क्षेत्र में आप क्या सोच रहे हैं, इसमें क्या क्या आप कदम उठाने वाले शिक्षा? पहले जब हम छात्र राजनीति में थे तो बहुत आंदोलन हुआ था। दुर्भाग्य है कि कोई नेता, अब क्या कहा जाए, कितना कहें हम लोग, अब हम लोग नहीं बोलना चाहते इस विषय पे। न बोलेंगे तो लोगों को लगेगा केवल हम लोग नकारात्मक है। मैं नकारात्मक बातों में चर्चा बहुत कम करना चाहता। कितने शर्म की बात है कि पूरे बक्सर जिले में मात्र 2 अंगीभूत महाविद्यालय हैं। एक डुमराव है डीके कॉलेज और बक्सर में एमवी कॉलेज, महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय। और वहाँ पे 4 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है, एमए की पढ़ाई होती है। और समझिए कि यहाँ से एमएससी जिसको करना है या और विषय में जिसको एमए करना है वो आरा जाके पढ़ाई करते हैं। और हमारी बहनें जाती हैं आरा से एमएससी करने के लिए। और प्रतिदिन, अब तो ट्रेन बंद है, लेकिन कितनी असुविधा होती है। कई बार रास्ते में, मैंने कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं कि ट्रेन में आते वक्त कितना कुछ झेलना पड़ता है हमारी बहनों को। और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद विधायक इस पर एक बार भी क्या VC से मिले हैं कि यहाँ पर एमएससी की पढ़ाई को शुरू किया जाए? क्योंकि इनसे मतलब नहीं है। मैं बार बार जनता से कह रहा हूँ कि आपकी जो समस्या है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोड पे, रोजगार पे, आपके जनप्रतिनिधि इस पे चर्चा वो नहीं करेंगे। आज मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, देखिएगा जब नेता आपके दरवाजे पे जाएंगे तो क्या बात करेंगे? आपको अपनी जाति का हवाला देंगे या फिर अपनी पार्टी का हवाला देंगे, या ये हवाला देंगे कि हमारे शीर्ष नेता का ये सोच है। आप ये सवाल कीजिए कि आपने बक्सर के लिए क्या किया है? क्या केवल रोड में कमीशन खाना जनप्रतिनिधि का काम है क्या? जनप्रतिनिधि का काम है कि नहीं कि किसी की तबीयत खराब हो, रात के 12 बजे वो मर रहा है आपका जनता, और उसके लिए आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएं? अगर बिजली विभाग का बिल बढ़ के आ रहा है, आपका दायित्व तो बनता है कि नहीं कि जाकर उनके अधिकारियों से बात करें? कितने जनप्रतिनिधि आ गया है, हम लोग के आंखों के आगे हम लोग का पर्दा आ गया है। अंधभक्ति के में हम लोग लीन हो गए हैं। हम लोग सोचने की शक्ति धीरे धीरे हम लोग की समाप्त हो रही है इन पार्टी के नेताओं के चलते। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से कलेजे पे हाथ रख के सोचिए कि जब आपके पास समस्या आती है तो कौन बंदा आपके साथ खड़ा रहता है, और जो खड़ा रहता है वैसे नेता को आप अपना प्रतिनिधि बना दीजिए। आप जब मतदान करने जाएं तो कम से कम पार्टी विचारधारा मत देखिए, जाति मत देखिए, बल्कि आप एक नेता का चुनाव करने जा रहे हैं। आप एक ईमानदार नेतृत्व को चुनिए। जो भी 10, 15, 20, 25, 30 जितने प्रत्याशी हैं उसमें से, आज नेट का ज़माना है, सच्चाई छुपती नहीं है, जितने प्रत्याशी हैं सभी का अध्ययन आप आधा घंटा में निकालेंगे। मैं हाथ जोड़कर बक्सर पत्रिका के सारे दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि आप जब मतदान करने जाएं तो जितने प्रत्याशी सबका कुंडली खंगाल ले, जो बक्सर के लिए ईमानदारी से सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है, कर रहा है, उसको जिता दीजिए ताकि वो बक्सर का विकास करे। फिर एक तो आप जब पार्टी देखकर मतदान कीजिएगा, और फिर सुविधा के अभाव में जब जान जाती है तो नेताओं को गाली देते हैं, तो नेताओं को गाली मत दीजिए। चुनते हैं, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का लड़का राजा होगा। यह लोकतंत्र है, जो काम करेगा उसी को कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग पार्टी के नाम पर किसी गलत व्यक्ति को हम लोग चुन देते हैं, व्यक्ति नहीं देखते हैं, हम लोग केवल पार्टी और सिंबल देखते हैं। तो आपसे आग्रह है कि इस बार बक्सर को देकर मतदान कीजिए। कुछ हम लोग नहीं आग्रह कर रहे हैं, हम वोट अपना नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इतना मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इस बार पार्टी और जाति को नहीं बल्कि बक्सर को देकर मतदान कीजिए। देखिए बदलाव होता है कि नहीं होता है। अच्छा, ज़िले की चिकित्सा व्यवस्था आपसे बेहतर कौन जान सकता है? तो जितने भी अस्पताल हैं, चाहे सदर अस्पताल हो, अनुमंडल अस्पताल हो, कोई ब्लॉक स्तर का अस्पताल हो, तो इस व्यवस्था में आप सुधार तो बिल्कुल लाना चाहेंगे। तो इसके लिए आप इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? हम सबसे पहले बता रहे हैं कि
ईमानदारी से बताइए कि अभी तक अगर सदर हॉस्पिटल में जो कुछ भी व्यवस्था है, मैं कुछ भी नहीं, कोई एक जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ईमानदारी से पूरे बक्सर की जनता को पता है कि सदर हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है उसमें अगर सहयोग है सबसे ज़्यादा मेरा है। ये सब लोग स्वीकार करेगा, भले आप वोट दें या ना दें आपके ऊपर है, लेकिन अगर ईमानदारी से पूछ लीजिए तो हमारे विपक्षी पार्टी जो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होंगे उनको भी पता है कि सदर हॉस्पिटल में जितना हम लोगों ने संघर्ष किया है सदर हॉस्पिटल की व्यवस्था के खिलाफ। आज अल्ट्रासाउंड ठीक है, प्रतिदिन 3, 4, 5 लोग गर्भवती महिलाओं का ही होता है, तो उसके पीछे किसका हाथ है? उसका हाथ है कि जिसने 4 बार उद्घाटन कर दिया और उसके बाद झांकने तक नहीं गया, या उसका हाथ है जो आपका प्रतिनिधि विधायक बना और एक बार भी सदर हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड आके पड़ा है, उसको जानकारी तक नहीं है कि उसका है, जिसने इसको लेके दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिया, यहाँ पे प्रदर्शन किया और लगातार आवाज़ उठाता रह गया, जाके डीएम के यहाँ गिड़गिड़ाया। ये काम किसका था? ये काम हमारा था, ये काम तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का था। आज देख लीजिए 2 महीने से हमारे बक्सर के लोग मर रहे हैं, लेकिन क्या कहा जाए, एकदम आंख में आंसू आ जाएगा अगर सोचने लगिएगा तो। 2 महीने से वो वेंटिलेटर आके पड़ा है, हमारे और आपके घर के लोग मर रहे हैं प्रतिदिन सुविधा के अभाव में। आपको पता होगा कि बक्सर से बनारस और पटना यहाँ पे रेफ़र किया जाता है, और वैसे सीरियस मरीज आधा से ज़्यादा तो रास्ते में दम तोड़ देते हैं, और यहाँ से पटना बनारस जाने में कम से कम 5-6 घंटा समय बर्बाद होता है। अगर दोनों वेंटिलेटर यहाँ पे चालू किया जाता, जिसका वर्चुअल उद्घाटन 2 महीना पहले हो चुका है, कितनी शर्म की बात है, वर्चुअल उद्घाटन उसका 2 महीने पहले हो चुका है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है और लोग मर रहे हैं। और हमारे और आपके जैसे युवा क्या कर रहे हैं, केवल उसका फ़ोटो जो मर रहा है उसका फ़ोटो डालकर श्रद्धांजलि अर्पित कर दे रहे हैं। तो इस बार बक्सर के युवा ये सोचे कि केवल श्रद्धांजलि अर्पित करना है कि लोगों को बचाना है। अगर बचाना है तो जो संघर्ष कर रहा है, जो हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो ईमानदारी से, आपको विश्वास हो कि ये रोड जब बनेगा तो ईमानदारी से 1 रुपया वो कमीशन नहीं लेगा, जो ऐसा प्रतिनिधि है उसको जिताइए। अच्छा, आपके इन्हीं संघर्षों और इन्हीं समाज सेवा कहीं से संभवतः परिणाम है कि आपके साथ एक युवाओं की अच्छी खासी फौज देखी जाती है। तो आपके मन में युवाओं के लिए क्या सोच है, मतलब आप युवाओं के लिए क्या विशेष करने वाले हैं? मेरे जैसा साधारण व्यक्ति, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आर्थिक दृष्टि से सबसे कमज़ोर हम लोग हैं, ये सबको पता है। उसके बावजूद भी इस आर्थिक युग में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हम लोग चुनाव मैदान में हैं और दमखम के साथ हैं, और युवाओं की एक सबसे बड़ी शक्ति, एकदम विश्वास कीजिए, युवाओं की सबसे बड़ी शक्ति आज हम लोग के साथ है, तो ये कहीं ना कहीं काम की बदौलत ही है। क्योंकि युवा पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि जाति पार्टी के बंधन को युवा तोड़ चुके हैं। हाँ, हम मानते हैं कि जो अभी पुराने लोग हैं अभी वो इतने जागरूक नहीं हैं बक्सर को लेके, लेकिन युवा, सारे युवा एक मंच पे आ चुके हैं और बदलाव निश्चित है। क्योंकि युवा बदलाव चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिनाई युवा को होती है। आज कोई पढ़ाई लिखाई कर लिया और उसको रोज़गार नहीं, वो मजबूरी में कोई बेंगलोर जा रहा है, तो कोई गाजियाबाद, कोई लुधियाना जा रहा है। अगर यहाँ पे जनप्रतिनिधि चाहते तो यहाँ पे रोज़गार की, आपके यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, इतने कारखाने बंद हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, ये चयन केवल पार्टियाँ करती हैं। हम लोग तो केवल एक मोहर लगाते हैं, पार्टियाँ 3-4 लोगों को सैंपल दे दी, हम उसमें से चुनते हैं। बक्सर के लोग इस भ्रम में ना रहें कि जनप्रतिनिधि वो बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे हैं। वो तो दिल्ली के बैठे लोग सिंबल दे दे रहे हैं, 2-3 आदमी को सिंबल दे रहे हैं, आप उसमें से एक लोग को चुन रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बक्सर के लोग बहुत झेल चुके हैं, बहुत हम लोग लड़ चुके हैं और रो चुके हैं। बक्सर के लोग, हम लोग खो चुके हैं अपने लोगों को अभाव में। इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि कितना बड़ा ही कोई व्यक्ति क्यों ना आ जाए, इस बार बक्सर की जनता का प्यार उसे ही मिलेगा जो सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है बक्सर के लिए। चलते चलते हमारे बक्सर पत्रिका के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत लोग आपके मनोबल को, युवाओं के मनोबल को, चूँकि सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों के साथ कोई नेता नहीं है। राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं वो हम लोग के साथ नहीं हैं, और सक्रिय मात्र वैसे ही 2-3-4% लोग हैं, वो हम लोगों के साथ नहीं है। लेकिन जो आम युवा है, आम आदमी है, वो हम लोग के साथ हैं। तो उन लोगों को नहीं पता है कि हम लोग को क्या करना है।
चूँकि जो राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं, वो केवल बक्सर के लिए कि नहीं इस बार बक्सर को बदलना है, बक्सर विकास करेगा, बक्सर की व्यवस्थाएं बदलेगी, इसलिए वो लोग लगे हैं। तो आपके मनोबल को तोड़ने के लिए बहुत तरह के लोग अब आपके दरवाजे पे आएंगे। कोई जाति की बात करेगा, कोई पार्टी की बात करेगा, कोई पैसा खर्चा कर, कोई कहेगा कि अरे आप लोग कहीं हैं लड़ाई में, कोई कहेगा कि चतुर्कोणीय लड़ाई है। लेकिन आपसे मेरा यही आग्रह है कि आप लोग डटे रहिए इसी मनोबल के साथ। लड़ाई है ही नहीं। मैंने सारे प्रतिनिधियों से एक बार आग्रह किया था कि इस बार बक्सर के युवा किसी को हरा कर जीतना नहीं चाहते, बल्कि सबको मिलाकर जीतना चाहते। इसलिए बक्सर के लिए एक बार आप लोग स्वयं से पीछे हट जाते हैं, लेकिन चूंकि सबको पैसे की लत लगी है, सब लोग लड़ना चाहता है। और लड़ाई बिल्कुल नहीं है, एक तरफा लड़ाई है। बक्सर के युवा जहाँ है उसके आसपास भी कोई नहीं है। कोई भरम में कोई अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्चा कर देगा, या स्कॉर्पियो से आके पैजामा कुर्ता पहन के रिबोक का 20,000 का जूता पहन के अगर आ जाएगा मैदान में और इससे वो प्रभावित कर देगा, तो ये गलतफहमी मत रहिएगा। अब पहले वाला ज़माना नहीं है कि आप पैसा दे के 10,000 किसी मोहल्ले में गए और किसी युवा के पॉकेट में 10,000 रुपया डाल दिए तो मोहल्ले का वोट आपको मिल जाएगा। इस भ्रम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार बक्सर एक इतिहास रचने जा रहा है। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि, राम की शिक्षा भूमि और ऐतिहासिक भूमि बक्सर एक ऐसा मैसेज देगा जिसे सारे राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेता अगली बार मजबूर हो जाएंगे कि वो भी लोकल और ईमानदार जुझारू प्रत्याशियों को अपना सिंबल देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा संदेश बक्सर से जाने वाला है। चलिए रामजी भाई, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये थे रामजी सिंह उर्फ आकाश कुमार सिंह। मिलेंगे नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।